Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of August 2021. तो 23 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे temsias.com, जो हमारी वेबसाइट है temsias.com। इसके अलावा हमारा रिवीजन सीरीज और CSAT सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं temsias की वेबसाइट से ही। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। यानी कि कमर्शियल बैंक के एसेट्स में कौन सी चीज़ इंक्लूड रहती है। फर्स्ट इज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सेकंड डिमांड डिपॉजिट, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या फोर लोन्स एंड एडवांसेस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो जो बैंक है उनके एसेट्स में इंक्लूड होती हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 2 3 4 1 4 1 3 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। नेशनल इनकम इनमें से किसको कहते हैं। ऑप्शंस आर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम प्लस सब्सिडीज। डी है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंक्लूडेड होता है इन द नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना है इनमें से कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब इसमें से पहला है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, लोन्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और आपको बताना है कि इनमें से कौन से इंक्लूडेड है इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से कौन से इंक्लूडेड है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दैट। इसका आंसर मैं आपको चलो बता देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में केवल फर्स्ट है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है वो इंक्लूडेड रहता है। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, एंड ये जो है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड, इसलिए फर्स्ट विल बी द आंसर फॉर दिस। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, नेशनल इनकम क्या बोलते हैं। चलो आप मुझे नेशनल इनकम का आंसर बताना कि नेशनल इनकम इनमें से कौन किसको कहते हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपने पढ़ा भी होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं और आपको बताता हूँ कि बैंक्स के एसेट्स में कौन सी चीज़ इंक्लूडेड रहती है। तो याद रखिएगा, बैंक्स के एसेट में डिमांड डिपॉजिट नहीं इंक्लूड रहता। डिमांड डिपॉजिट इज एक्चुअली लाइबिलिटी फॉर द बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट क्या है, बैंक्स के लिए लाइबिलिटी है। तो सेकंड जैसे ही हमारा कट जाएगा तो आंसर इसका होगा 1 3 एंड 4। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 तो है ही, तो 1 3 एंड 4 विल बी द आंसर, 1 3 एंड 4, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। सो दीज आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन आज टुडे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, अरेस्टिंग अ पर्सन समटाइम्स डज मोर हार्म देन गुड, क्रिटिकली एनालाइज। तो आपको बताना है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़्यादा हार्म करता है दैन इट इज़ डूइंग गुड। सो आपको डिस्कस करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या ये सही है, क्या अरेस्ट करना ज़रूरी है या अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, किन कंडीशंस में अरेस्ट करना ज़रूरी है, किन कंडीशंस में अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आप आंसर में लिखेंगे। प्लीज़ डू राइट द आंसर एंड आई होप यू पीपल विल राइट इट। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो वेट लैंडस्केप है या वेटलैंड वाला रीजन है या वेट इकोसिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। याद रखिएगा कि 87% ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड इकोसिस्टम, जो 87% वर्ल्ड का वेटलैंड इकोसिस्टम है वो लॉस होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि हम इंसानों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है ना। तो इंसानों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण द 87% ऑफ वर्ल्ड्स वेटलैंड इकोसिस्टम इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। नाउ ऐसे में एक स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, फिशिंग कैट बोलते हैं। फिशिंग कैट बेसिकली इज ओनली वन ऑफ द ओनली 2 स्पीशीज़, 2 एनिमल्स दैट, मतलब कि कैट फैमिली में केवल 2 ही ऐसी हैं जिनमें से एक जो कि वेट एरियाज़ में सर्वाइव कर सकती है। कैट फैमिली में से 40 मेंबर्स अगर कैट फैमिली में से, तो फिशिंग कैट इज़ ओनली द सेकेंड वन दैट कैन सर्वाइव इन द वेट लैंडस्केप। तो ऐसे में वेट लैंडस्केप का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो फिशिंग कैट है, इट इज़ द
टॉप प्रेडेटर ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम। जो फिशिंग कैट है दैट इज वन ऑफ द टॉप प्रेडेटर्स ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम। एंड फिशिंग कैट हैज डबल लेयर्ड कोट विच कीप इट्स स्किन फ्रॉम गेटिंग वेट। तो इसके डबल कोट होती है, मतलब एक तरीके से ये रेनकोट पहन के पैदा होती है। तो जो फिशिंग कैट है ना वो रेनकोट पहन के पैदा होती है, तो उसकी जो रेनकोट रहती है वो उसको बचाती है फ्रॉम गेटिंग वेट। एंड फिशिंग कैट इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल। इसका कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखें तो शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। IUCN स्टेटस देखें तो इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। याद रखिएगा वल्नरेबल है लेकिन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है। साइट्स का स्टेटस देखो तो फिशिंग कैट मतलब साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इट प्रेफर्स वेटलैंड इकोसिस्टम, ये वेटलैंड इकोसिस्टम प्रेफर करता है। ट्रेडिशनली फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियाज रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इरावदी, चाओ फ्राया। ठीक है ना, तो ये रिवर्स है जहाँ पे ये पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इरावदी एंड चाओ फ्राया। तो दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ दिस फिशिंग कैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगर मैं इसकी थ्रेट्स की बात करूं तो थ्रेट इसको है फ्रॉम द श्रिंकिंग ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है तो श्रिंकिंग ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम, मार्शेस का श्रिंकिंग होना, मैनग्रूव्स का खत्म होना, ग्रासलैंड्स हैज इमर्ज्ड एज बिगेस्ट थ्रेट। तो ये जो ये रीजंस हैं, कुछ थ्रेट्स हैं टू द फिशिंग कैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। द फिशिंग कैट इज बेसिकली एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है अंकोरवत जो कंबोडिया में है, वहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है ना, एंड खमेर एम्पायर का बेसिकली रिलिक्स में भी इसका जिक्र किया गया है। जो फिशिंग कैट है उसका खमेर एम्पायर के रिलिक्स में भी इसको दिखाया गया है। ठीक है ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब दूसरी जो न्यूज़ आइटम जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है इंसेल मूवमेंट। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कमिंग, इंसेल मूवमेंट। ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, इंसेल मूवमेंट क्या है? बेसिकली इंसेल एक लार्ज ऑनलाइन कम्युनिटी है ऑफ मेन। याद रखिएगा इंसेल क्या है? इट्स अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ मेन हु डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज इनवॉल्यूंटरी सेलिब्रेट्स। ये अपने आप को इनवॉल्यूंटरी सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने एब्सटेन कर लिया हो फ्रॉम मैरिज एंड सेक्शुअल रिलेशन, जिसने ना मैरिज की हो ना किसी सेक्शुअल रिलेशन में इन्वॉल्व रहा हो, तो ये सेलिब्रेट कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इन खुद को इनवॉल्यूंटरी सेलिब्रेट्स कहते हैं, वॉल्यूंटरी सेलिब्रेट्स नहीं कहते हैं, इनवॉलंटरी सेलिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है ना, अब ये वो मतलब कि कहना चाहिए कि ये वो पुरुष हैं जो अपने आप को बिना किसी मतलब के ही बोलते हैं कि हम महिला से प्रताड़ित हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ ऐसे मेल होते हैं ना जिनको बेमतलब का किसी भी महिला के ऊपर ब्लेम डालना रहता है, तो ये वही लोग हैं। ठीक है ना, ये अपने आप को इंसेल मूवमेंट का पार्ट बताते हैं और इनवॉलंटरी सेलिब्रेट बताते हैं। अब ये खुद का जो लैक ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर है या लैक ऑफ मैरिज के लिए जो एटीट्यूड है, इसका ब्लेम जो है ये इन्होंने महिलाओं पे डाला है। इनका ये कहना है कि ये जो वर्ड है ये महिला की तरफ काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशन और एनी काइंड ऑफ मैरिज। या तो कोई फियर रहता है इनके अंदर या किसी मूवमेंट से ये प्रताड़ित रहते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की मेंटेलिटी है इंसेल मूवमेंट में, दो तरीके की मेंटेलिटी देखने को मिलेगी। एक है ब्लैक पिल मेंटेलिटी एंड दूसरा है रेड पिल मेंटेलिटी। तो ब्लैक पिल थ्योरी क्या बोलती है? ब्लैक पिल मेंटेलिटी बेसिकली इंसेल ये बोलते हैं, इंसेल बोलते हैं कि ये डिफिटिस्ट आइडिया रखते हैं। ये कहते हैं योर फेट इज सील्ड एट बर्थ एंड नो मैटर व्हाट changes you try to make, your sexual capital cannot be altered। तो ब्लैक पिल थ्योरी वाले बोलते हैं कि ये डिफिटिस्ट मेंटालिटी की, ये बोलते हैं कि पहली चीज़ कि आपका जो फेट है वो बर्थ में ही सील हो जाता है, और आप कितना भी ट्राई करो, आप कितना भी क्या बोलते हैं वो कौन सी क्रीम लगाता है, लड़कों वाली क्रीम लगाता है शाहरुख खान ना, तो कितनी भी लड़कों वाली क्रीम लगाओ, योर सेक्सुअल कैपिटल कैन नॉट बी अल्टर्ड। दिस इज व्हाट द ब्लैक पिल मेंटालिटी, ब्लैक पिल थ्योरी सेज। दूसरा है रेड पिल थ्योरी। रेड पिल थ्योरी बोलती है कि जो वर्ड है वो बायस्ड है टुवर्ड्स फीमेल, वो फीमेल की तरफ बायस्ड है, एंड सीज फेमिनिज्म एज फीमेल सुप्रीमेसी। फेमिनिज्म को वो फीमेल सुप्रीमेसी का पार्ट बोलते हैं, एंड दे बिलीव देयर इज अ सिस्टेमिक बायस इन फेवर ऑफ वुमेन। उनका ये मानना है कि जो सिस्टेमिक सिस्टम है पूरा वो बायस्ड है टुवर्ड्स वुमेन, वो महिलाओं की तरफ ही बायस्ड है। So this is what their mentality is, black pill and red pill mentality, incel movement. I hope you got clarity.
अगली जो न्यूज़ है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो लेट मी टेल यू अबाउट द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सेटअप हुआ था 1851 में। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि इन्होंने 12 इको टूरिज्म लोकेशंस को ओपन किया है, अनलॉक किया है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं, ये 1851 में बना था एंड करेंटली इट इज़ अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। करेंटली जो है इट इज़ अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कौन सी मिनिस्ट्री लगती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, कोलकाता में है। और ये प्राइमरली सेटअप हुआ था टू फाइंड द कोल डिपॉजिट्स फॉर द रेलवेज। पहले जो इसको बनाया गया था ना, तो कोल डिपॉजिट्स ढूंढने के लिए बनाया गया था रेलवेज के लिए। एंड अब ये जो जीएसआई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियो स्पेशियल, जियो साइंस, इन सब से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च इंडिया में वो यही कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सोने वाली कहानी सुनी होगी, सोनभद्र का सोना, और बोल रहे थे यूपी में इतना सोना है, पता नहीं कितने टन सोना है। तो वहाँ पे भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही गई थी पता लगाने के लिए कि सोना है भी कि नहीं है, ठीक है ना। एंड इट डज ग्राउंड सर्वेज, एयरबॉर्न सर्वेज, मेराइन सर्वेज, ये सारे काम करता है। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, कौन से मिनरल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। सीस्मो टेक्टोनिक स्टडी भी यही करते हैं। दे आर ऑल डूइंग दिस फंडामेंटल रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। 6 रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में लोकेटेड है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कल फिर से एयरलिफ्ट किया गया अफगान सिख हिंदूज फ्रॉम द काबुल एंड इंडिया इज क्लियरिंग इट्स एम्बेसी फॉर द 4th टाइम। चौथी बार इंडिया अपनी एम्बेसी क्लियर कर रहा है अफगानिस्तान से। एंड तालिबान का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। फॉर दैट रीजन दे आर एम्प्टीइंग द इंडियंस फ्रॉम दैट रीजन। इंडियंस को वहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें डिस्कस करूंगा। 387 मोपला मार्टियर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम डिक्शनरी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो मोपला मार्टियर्स थे उनको जो मार्टियर्स ऑफ डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है उससे रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि मालाबार रेबेलियन के जो लीडर थे वरियम कुन्नाथ कुनहम्मद हाजी, याद रखिएगा, वरियम कुन्नाथ कुनहम्मद हाजी और अली मुसलियार, ये दोनों लीडर्स थे मालाबार रेबेलियन के। तो ये दोनों नाम तो याद ही रखना आप लोग कि वरियम कुन्नाथ कुनहम्मद हाजी और अली मुसलियर, दे वर द लीडर्स ऑफ द मोपला रेबेलियन। एंड इनके साथ 387 अदर नेम्स वर देयर एंड दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स फ्रॉम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ से इनको रिमूव किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये डिक्शनरी है कहाँ पे, हु प्रिपेयर्स डिक्शनरी एंड ऑल। तो एक्चुअली में अभी 3 मेंबर पैनल था जिसने रिव्यू की थी एंट्रीज़ को, और उसने ये बोला कि भैया ये जो मोपला मार्टियर्स के नाम से आपने 387 नाम ये डाले हुए हैं, एक्चुअली दे वर नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और समथिंग, दे डिड नॉट रेज एनी नेशनलिस्टिक स्लोगन्स एंड या फिर दे वर नॉट मतलब कि दे वर नॉट राइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड ऑल। इनका ये कहना है कि ये रिलीजियस कन्वर्जन का एक मूवमेंट था एंड दैट फोकस्ड ऑन रिलीजियस कन्वर्जन एंड ऑल, इसलिए इनको मार्टियर्स का दर्जा या फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इनका नाम नहीं लिखा जा सकता। दिस इज व्हाट द पैनल रिकमेंडेड। अब ये जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ये प्रिपेयर कौन करता है? तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR याद रखेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसको प्रिपेयर करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। एंड इट इज अंडरस्टूड टू हैव रिकमेंडेड द डिलीशन एज इट फेल्ट दैट द 1921 रेवेलियन वाज नेवर पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो इनका ये कहना है कि जो ये 1921 का रेवेलियन था मालाबार मोपला जिसको हम बोलते हैं, मपीला मोपला मालाबार, ये इट वाज नेवर द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इट वाज नेवर द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड देयरफॉर देयर नेम्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो मार्टियर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो डिक्शनरी है वहाँ से इनका नाम हटा दिया जाएगा। वरियम कुन्नाथ हाजी कुनहम्मद हाजी और अली मुसलियर, ये लीडर्स थे, इनके नाम ज़रूर याद रखेगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो आपका रेबेलियन था ये मुस्लिम्स थे वहाँ के, है ना, मप्पीला मुस्लिम्स थे जो कि मालाबार रीजन में, केरला रीजन में थे, उन्होंने ये मूवमेंट किया था। दैट इज़ अगेन अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर। 1921 का मूवमेंट है, अक्टूबर 1921 का, है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये एक इन्होंने एक फ़ोटो भी डाली है ना, देखो इसमें उसमें लिखा भी है
देखो, लेटर टू द एडिटर वरियम कुन्नात कुन मोहम्मद हाजी ने ये लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने हिंदूज़ के अगेंस्ट कहा है बेसिकली। देखो ये लिखा है द हिंदूज़, ये देखो यहाँ पे, या अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे ना, आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ना, तो यहाँ हिंदूज़ के अगेंस्ट लिखा गया, तो इसीलिए उन्होंने लिखा कि ये एक्चुअली में एक तरीके से रिलीजियस नेचर था, इस जो मूवमेंट था इसका रिलीजियस नेचर था, ना कि एक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं था ये, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेकिंग द लोकजाम, हैंडिंग ओवर द बेटन। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है तारीफ के सुप्रीम कोर्ट की, एन.वी. रामन्ना जी के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके अंतर्गत अभी रिसेंटली 9 नेम्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द कोलिजियम, और ये नाम पहली ही मीटिंग में, कोलिजियम की पहली बैठक में क्लियर कर दिए गए हैं। तो इसके लिए तारीफ की गई है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। आप सबको पता है कि जो वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट की वो कितनी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि एक तो वही वाली चीज़ है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अपन बोलते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिले होने का एक रीज़न ये भी है कि जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है ना। अगर डिले इस कारण से हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हो रही है या क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी हो रही है ना, तो डिले चलता है, क्योंकि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, दोनों चीज़ें बोलते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते हैं, लेकिन जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, तो दोनों नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिले हो रहा है आपका इन्वेस्टिगेशन के कारण या इसके कारण, तो वो एक बार चलता भी है, लेकिन अगर डिले वैकेंसी के कारण हो रहा है तो वो चीज़ फिर गलत है। दैट शुड नॉट हैपन, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ऑथर का ये कहना है कि तारीफ करनी होगी, जो एन.वी. रामन्ना जी हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इन्होंने रिकमेंड किया इतना जल्दी, प्लस उसमें जो 3 इस बार महिलाओं वुमेन के नाम भी रिकमेंड किए गए, तो काफ़ी ज़्यादा एक इक्विटी लाने का जो एक आइडिया था इस बार के कोलिजियम में, दैट वाज अगेन वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अब एग्जीक्यूटिव को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए एंड दे शुड अगेन क्लियर द नेम्स, क्योंकि ये जो 9 वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकती है। फुल स्ट्रेंथ में अगर सुप्रीम कोर्ट काम करे तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस नेशन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि जस्टिस रामन्ना डिजर्व्स फुल क्रेडिट फॉर टेकिंग along his colleagues in the true spirit of being the first among equals. The latest resolution of collegium gave effect to the multiple judicial pronouncements of the top court on the subject. मतलब यहाँ पे वही वाली बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे एक लीडर की तरह एन.वी. रामन्ना जी चलें और जल्दी से जल्दी इस मैटर को करें, सॉर्ट आउट करें, एंड ही डिड इट वेरी वेल। इन्होंने पहली ही मीटिंग में इसको कर लिया, और पहली ही मीटिंग में 9 नाम जो थे वो रिकमेंड कर दिए गए, जिसमें 3 महिलाओं के भी नाम थे। काफ़ी इक्विटी वाला बात भी थी, और एक जेंडर इक्वलिटी जो लाने का काम है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं हुई है। दैट अगेन कैन गेट ओवर दिस टाइम, है ना। ये भी चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी अब, और इस बार हो सकता है कि पहली महिला चीफ जस्टिस मिल जाए इंडिया को, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 142(1) की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 142 जो बोलता है वो बोलता है कि कंप्लीट जस्टिस, तो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है आर्टिकल 142, याद रखिएगा 142 का 1 जो है कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। एंड ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कंप्लीट जस्टिस को वो मेक श्योर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंप्लीट जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो। और कई बार आपने याद भी किया होगा, देखा भी होगा कि कंप्लीट जस्टिस के नाम पर कई बार लॉ या डिग्री भी पास कर लेता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए वो कई बार लॉ या डिग्री खुद बना सकता है, खुद निकाल सकता है, ठीक है ना। जैसे कि याद है आपका हाईवे के बगल में जो है होटल्स और रेस्टोरेंट्स का केस था, उसमें आर्टिकल 142 का ही यूज़ किया गया था। यहाँ पे कहते हैं सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री लुक अप टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वही वाली बात है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए जो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री दे ऑल्सो लुक अप टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड ऐसे में बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को समझे, एंड वही सुप्रीम कोर्ट ने इस बार किया है। नाउ the time is for the executive to act hurriedly for this also। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब एग्जीक्यूटिव का काम है कि कोलिजियम के द्वारा सजेस्ट किए गए जो नाम है उनको जल्दी से जल्दी उनको अप्रूवल दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट स्पेल्ट आउट दैट पैरामीटर्स विद इन विच टू अकम्प्लिश द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट। तो कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट के लिए सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में डिसाइड किया गया था, जिसमें सबसे क्रूशियल जो कंसिडरेशन है वो है मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। याद रखेगा कोलिजियम द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखा जाता है वो मेरिट ऑफ द कैंडिडेट देखा जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया मेरिट का मतलब क्या होता है, तो मेरिट का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द जज टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। एबिलिटी ऑफ द जज टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस, इसी को मेरिट बोलते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना।
1993 का केस है जिसमें कि ये स्पेल आउट किया गया था कि क्या बेसिकली क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। अब ऑथर ने एक और चीज़ कही कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है, इट इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ जजेस ही खुद जजेस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जहाँ खुद को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, हायर जुडिशरी के जजेस को जजेस ही सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिलेक्शन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि है ना, क्योंकि आपके ऊपर कोई चेक नहीं है, आपके ऊपर कोई एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो, और ट्रांसपेरेंसी को आप मेंटेन कर रहे हो, ओपननेस को आप मेंटेन कर रहे हो इन सिलेक्शन ऑफ द जजेस, इन सिलेक्शन ऑफ जजेस, ठीक है ना। Thus, the essence of the norms to be followed in judicial appointment is a judicious blend of merit, seniority, interest of the marginalized and deprived sections of the society like women's regions and communities। तो यहाँ पे जब जज को सेलेक्ट किया जाता है कोलिजियम द्वारा, तो ये सारे चीज़ों का मिक्सचर देखा जाता है, मतलब मेरिट देखी जाती है, सीनियरिटी भी देखी जाती है, इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस भी देखा जाता है, जैसे वुमेन को भी सेलेक्ट करना है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को भी सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इस बार जो वुमेन्स को सेलेक्ट किया गया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देर इज़ अ नो डाउट दैट देर इज मेरिटोरियस पीपल, बहुत सारे मेरिटोरियस लोग हैं, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में है, तो ऐसे में कई मेरिटोरियस लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें से 9 लोगों को सेलेक्ट करना एक काफ़ी ज़्यादा मतलब अपलॉडेबल वर्क था जो कि चीफ जस्टिस ने किया है, ऐसा ऑथर का कहना है। दैट इज़ अ अपलॉडेबल वर्क एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में कि एग्जीक्यूटिव जल्दी जल्दी इस टास्क को आगे बढ़ाए। अगला जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे फोकसिंग ऑन डिसीजेस साइडलाइंड बाय कोविड-19। अब कोविड-19 के कारण कुछ डिसीजेज जो साइडलाइन हो गई थी, अब समय आ गया है कि हम उनके ऊपर दोबारा से फोकस करना शुरू कर दें। ऑथर ने कहा कि लगभग 71% यानी कि 71% ऑफ ऑल द डेथ वर्ल्ड वाइड अकर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो 71% डेथ हैं पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के कारण हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन डिसीजेज, डायबिटीज़, cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, cancer, cardiovascular disease such as stroke, heart attack and coronary artery are the top cause of the global death। तो out of every 4 death occur due to cardiovascular diseases, especially among younger patients। तो यहाँ पे NCD और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है ना, ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के कारण ही डेथ हो रही है। उसमें से कार्डियोवैस्कुलर तो काफ़ी ज़्यादा डेथ क्रिएट करता है, जो हर चौथे में से एक डेथ जो है वो हार्ट अटैक, हार्ट एक, इन सब कारण से कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज के कारण से हो रही है, हाइपरटेंशन ये सब। अब ऑथर ने कहा है कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं इनका बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किया था नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक इन 2010। 2010 में नेशनल हेल्थ मिशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि कोविड-19 जब आया तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो डिसरप्ट हो गई। यानी कि पहले तो देखो लॉकडाउन लग गया तो लोगों को अगर दिखाना भी है तो जा नहीं सकते, गाड़ी की व्यवस्था है नहीं, हर आदमी के घर में कार या उसके पास जीप तो है नहीं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को किसी दूसरे माध्यम से जाना पड़ेगा। बट लॉकडाउन के टाइम पे ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहना चाहिए कि रुक गई थी। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जैसे मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विलांस है, स्क्रीनिंग था, ये नॉन कम्युनिकेशन डिसीज केस में ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि सारा जो वर्क पावर था, मैन पावर था, सारा का सारा जो पर्सनल था वो उस समय पूरा का पूरा कोविड-19 में लगा दिया गया था। इवन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लोग थे उनको भी पूरा कोविड में लगा दिया गया। आपने तो ये भी पढ़ा होगा कि जो जूनियर डॉक्टर्स थे जिनकी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी उनको भी लगा दिया गया था कोविड में। तो इतना ज़्यादा मैन पावर की शॉर्टेज थी उस समय। तो कुल मिलाकर के जो ये देखा गया कि जो लोग थे विच हु वेर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में रहे हैं, और अब समय आ गया कि दोबारा से उनके ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे स्टाफ NCD का अलग था, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का अलग था, जो कि रेगुलरली उनको देख रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया जैसी कंट्री में जो कमियाँ दिखी, जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन दिखा, डायग्नोस्टिक्स की कमी दिखी, टेक्नोलॉजीज़ की कमी दिखी, दे वर द मेन रीज़न
फॉर डिसकंटिन्यूइंग द सर्विसेज, ये रीजंस थे कि सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम अवेलेबल था उस समय, द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देन इसके अलावा प्लान्ड जो ट्रीटमेंट्स थे उनको कैंसिल करना पड़ा, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थे वो कैंसिल करने पड़े। लैक ऑफ स्टाफ जो था दैट वाज अगेन अ मेजर रीजन फॉर द डिसरप्शन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस सर्विसेज, ठीक है ना। फिर ये भी एक रीज़न था कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन था, कोविड कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच गया था, इस कारण से भी उसको थोड़ा हटाया गया। दैट इज़ अ थिंग अगेन विच इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। एंड फिजिकल इंटरेक्शंस कम हो गए थे लॉकडाउन के कारण, और इस कारण से जो हाइपर टेंशन के केसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि फैमिलीज़ घर में सारा दिन रह रही थी, और ऐसे में हाइपर टेंशन और ज़्यादा बढ़ा है, एंड एनजाइटी डिप्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो ऑथर का कहना है कि बर्डन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का, हाइपर टेंशन का, ये सब और इंक्रीज़ होने वाला है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको साइडलाइन ना करें और इसको देखते रहें। सोल्यूशन कुछ मेंशन किया है ऑथर ने। ऑथर का कहना है कि जैसे टोबैको सिसेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑथर ने कहा कि अब कंट्रीज़ को फोकस करना चाहिए कि टोबैको सिसेशन शुरू हो, है ना, और टोबैको का जो यूज़ हो वो कम से कम हो, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। दूसरा है कि ऑथर ने कहा है कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, स्ट्रोक्स के लिए जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेल्थ को थोड़ा प्रेफरेंस दें। घर में भी आपको जैसे योगा, मेडिटेशन या थोड़ा बहुत वॉक करना, जॉगिंग करना, ये सब करना है, आपको रूटीन में लाना पड़ेगा। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को अगर दूर करना है तो आपको थोड़ा ऐसे कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। देन इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि पैंडेमिक का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है कि दैट जो कंट्रीज़ हैं दे आर कलेक्टिंग द डेटा ऑन एनसीडी ऑल्सो। तो एक जो है डेटाबेस तैयार करना है, डेटा तैयार करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कोविड के बाद लोगों ने स्टार्ट किया, कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया है। एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर नेशनल एंड स्टेट हेल्थ पॉलिसी मेकर्स टू ड्रॉ अप अ रोड मैप विच गिव्स इक्वल वेट टू पेशेंट्स लिविंग विद एनसीडीज। तो कुल मिलाकर के अर्जेंट नीड है नेशनल एंड स्टेट हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को टू ड्रॉ अप अ रोड मैप विच गिव्स इक्वल वेट टू पेशेंट्स लिविंग विद एनसीडीज, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड अब कैंपेन की ज़रूरत है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लोगों को मोटिवेट करें, जो क्या खाना है, जो जंक फूड है उसको ना खाएं, योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों को ज़रूर करने की ज़रूरी चीज़ है। और WHO का गोल है कि 25% रिलेटिव रिडक्शन इन ओवरऑल मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज बाय 2025। WHO चाहता है कि 2025 तक 25% रिलेटिव रिडक्शन हो जाए इन द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज मोर्टेलिटी, ताकि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज से 25% कम लोगों की डेथ हो। ये WHO का एम है 2025 तक के लिए। तो अगर इसको हमको पूरा करना है तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज़ द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अगेन विद मी, आप मेरे साथ आगे मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाई स्पीड नेट कम्स टू अ डीप जंगल। अब यहाँ पे एक जंगल है जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट आया है। अब ये आया बिकॉज ऑफ द जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान जो है एक यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फॉर स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। याद रखिएगा, जन शिक्षण संस्थान क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फॉर स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। एंड इसी कारण से हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो रिमोटेस्ट ट्राइबल हैमलेट्स जो कि नीलांबूर जंगल केरला में है, तो नीलांबूर जंगल केरला में हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल कराया गया है फ्रॉम द जन शिक्षण संस्थान विच इज द यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट। हाई स्पीड इंटरनेट कहाँ पर, नीलांबूर जंगल केरला में, नीलांबूर जंगल केरला में है। अब यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई टेक्नोलॉजी का। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, काइट जिसको बोलते हैं, काइट के डायरेक्टर ने कहा है कि ये लगभग 100 Mbps स्पीड का इंटरनेट जो है वो फैसिलिटेट कराया गया है। और ऐसे में कुछ कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि ये आपका पलक्कयम, अम्बू माला, वेटिला कोली हैमलेट्स, ये जो हैमलेट्स हैं यहाँ पर ये अवेलेबल कराया गया। दीज आर द ट्राइबल कॉलोनीज़ जहाँ पर कि अवेलेबल कराया गया है, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है, इंडिया साइंस डील फॉर 70,000 असॉल्ट राइफल्स। इंडिया ने 70,000 असॉल्ट राइफल्स के लिए डील की है रशिया के साथ। AK-203, याद रखेगा, जैसे AK-47 होता है ना, वैसे AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं। कमोव 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स रशिया के द्वारा भी हम करना चाहते थे, डिले हो रहा था इसमें एक, है ना। तो इंडिया ने AK-203 के 70,000 डील्स असॉल्ट राइफल्स के लिए डील कर ली है। AK-203 कहाँ से आ रही है, रशिया से। ये जो AK-47 का भी जो फाउंडर है ये भी रशिया के ही थे ना, ये कलिश्निकोव बोलते हैं, कलिश्निकोव। और AK आपका कामोव 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और AK-203 असॉल्ट राइफल्स, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं यहाँ पे आपको सीकिंग ब्लेसिंग, ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, ये आपको शंकराचार्य हिल, इसको तख्त सुलेमान हिल भी कहा जाता है, शंकराचार्य हिल कहा जाता है या तख्त सुलेमान हिल कहा जाता है। ये डल लेक श्रीनगर के आसपास है, श्रीनगर वाले रीजन में है। इट इज़ फेमस फॉर शंकराचार्य टेम्पल, जिसको ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल कहते हैं, ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल कहते हैं। ये हिल टॉप में है, और ये जो हिल टॉप है ये आपका शंकराचार्य हिल या फिर आपका कौन सा हिल कहलाता है, ये आपका तख्त सुलेमान हिल कहलाता है, तख्त ए सुलेमान हिल कहलाता है, ठीक है ना। मालाबार वॉर गेम्स टू बिगिन ऑन थर्सडे, तो अब ये क्वाड नेशंस इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान जो है वो नेक्स्ट एडिशन ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज करेंगे। ये गुआम कोस्ट के आसपास होगा, ये गुआम कोस्ट के पास एक्सरसाइज होगी। ये मैप आप देख रहे हैं ना आपको, तो जैसे ये जापान है, ये पैसिफिक ओशन है, नदर्न पैसिफिक में ये आपका गुआम है, दैट इज़ गुआम, यहाँ पे एक्सरसाइज होगी। ये आपका जापान था, ये आपका पैसिफिक है, ये आपका फिलीपींस वाला रीजन है, यहाँ पे गुआम है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी। और नीचे इसके आपको ऑस्ट्रेलिया जस्ट दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये है। तो गुआम के नीचे पापा न्यू गिनी, पापा न्यू गिनी के नीचे ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ द मैप विच इज़ देयर इंपॉर्टेंट। देखो लिखा भी है गुआम है क्या, इट इज़ एन आइलैंड टेरिटरी ऑफ द यूएस इन द वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक में एक आइलैंड टेरिटरी है, किसकी, यूएस की आइलैंड टेरिटरी है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको ये बताई दिया चीज़। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।